नमस्कार। हमारे अतिथि के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं एक युवा लेखक, पत्रकार, रेडियो कर्मी और कई ऐसे पुरस्कारों के विजेता जो अगर छोटी उम्र में ही मिल जाएं आपको तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं ताकि उन सपनों को लेकर आप आगे बढ़ते रहें और दूसरों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करें जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो हमारे साथ है अमित राजपूत। नमस्कार अमित। स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। अमित, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग विधाओं में आपने काम किया है, एक वृहद जिसे कह सकते हैं, मतलब भांति भांति के क्षेत्र हैं। लेखन है, मतलब लेखन में भी कहानी संग्रह है, कहीं आपने गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर आपने एक बहुत ही जिसे कहते हैं फैक्ट बेस्ड आपने किताब लिखी और संस्मरण पे भी शायद आपने कुछ ऐसा काम किया है। रिपोर्टाज आपने लिखे, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, नाटक हैं और कविताएं भी हैं। जी, तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही? आप एक युवा हैं और तय कैसे किया कि आपको इसी क्षेत्र में आना है? मैं यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, ये तो 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आकांक्षी जनपद हैं, तो उनमें से है एक फतेहपुर और फतेहपुर की तहसील है खागा। खागा टाउन है, तहसील है। तो जन्म मेरा वहीं हुआ और वहीं पले बढ़े। 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से करी। सुखदेव इंटर कॉलेज है एक, तो वहां से मैंने साइंस स्ट्रीम में इंटरमीडिएट किया। देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और तब मैं वहाँ हॉलैंड हॉल एक हॉस्टल है वहीं रहता था मैं। हॉलैंड हॉल, ये जो छात्रावास है, इससे जुड़े हुए तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जी जी बिल्कुल। तो आप बताएं उन नामों के बारे में भी आप अगर कुछ। जरूर। हमारे यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा जी, दूधनाथ सिंह जी, अभी हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, तो साहित्यकारों की एक पूरी परंपरा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, तो उस परंपरा से आते हैं। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी जो लोग अपनी स्मृतियाँ, चेतनाएं छोड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सब चीजें हम लोगों को मिलती हैं परंपरा के तौर में। तो वो निश्चित रूप से मुझे भी मिली। कहीं ना कहीं एक अमूर्त प्रेरणा का वो माध्यम रहा है, स्रोत रहा है। तो वो चीजें मुझे मिली हैं। और फिर वहां से मैं थिएटर भी करता था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में थिएटर करते हुए आफ्टर ग्रेजुएशन मैं फिर दिल्ली आया, जेएनयू कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां से मैंने हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया। देन गुरु जम्भेश्वर से मैंने एमए किया और फिर अभी हाल ही में मैंने फिर से एमए किया है हिस्ट्री में। तो ये मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। तो अमित जी, आप एक विज्ञान के छात्र थे जी। फिर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए जी और पत्रकारिता की पढ़ाई की आपने। फिर अभी आजकल आपने इतिहास की पढ़ाई भी की, अभी हाल में ही पूरी की आपने। तो ऐसा क्या था कि आपको लगा कि आपको इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे अध्ययन के विषयों में आपको हाथ आजमाना चाहिए? ऐसा क्यों लगा आपको? ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में था शायद, तो जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो एक चीज हमें पढ़ाई गई है कि नॉलेज, समावेशी ज्ञान कैसे पाया जाए। तो हम जब बहुत उथले उथले चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये विषय ले लें, ये विषय ले लें, इसमें पारंगत हासिल कर लें। किसी भी विषय मात्र में अगर कोई व्यक्ति पारंगत होना चाहता है तो उस विषय की पूछ पकड़ के कोई चल के जो सोचे कि मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं, असंभव सा है। एक नया शब्द हमने सीखा था वहां पर, एक नया अनुभव किया था जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, अंग्रेजी में एकीकृत ज्ञान। तो हमने पाया कि अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है, उसमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छी समझ पैदा करनी है, तो आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। और इतिहास आपको अच्छा समझना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फिलॉसफी की। तो मैंने ये पाया कि ज्ञान लगभग सब इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये तो डिग्रियां हैं कि हमने डिग्री ले ली, बाकी स्वाध्ययन से मैंने पूरा भूगोल भी पढ़ा है, क्योंकि कोई चीज आप इतिहास समझेंगे बिना भूगोल के कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि चीजें सीखी जाएं। तो मुझे तो जब भी समय मिलता है कि कुछ नया सीखें, तो हर तरह से, चाहे वो स्वाध्ययन हो या कभी डिग्री लेने की बात हो, तो यही एक प्रेरणा है, समझ है, जिसके द्वारा मैं बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल समझी जा सकती कि एकांगी ज्ञान के सहारे बहुत दूर तक जाना संभव नहीं है। बिल्कुल, आपको एक साथ साथ और भी चीजें सीखते रहने की जरूरत है। तो कार्य क्षेत्र के रूप में आपने सबसे पहले
आप रेडियो में आए, जी। तो रेडियो से जुड़े अनुभव आपके कैसे रहे एक रेडियो कर्मी के तौर पर, और उसमें आपकी पिछली पढ़ाई ने क्या सहायता की आपकी? क्योंकि जनरली ऐसा होता है, अमूमन हम लोग ऐसा पाते हैं कि बहुत सारी अपनी सैद्धांतिक पढ़ाई हमारी वहीं कक्षा में रह जी, जाती है, जी, और जब हम जी। कार्य के क्षेत्र में उतरते हैं जी, तो कोई खास मदद उससे एटलीस्ट हमें लगता है कि हमें नहीं मिल रही है। जी। तो आपका अनुभव क्या रहा? ये तमाम जितने भी इंटरव्यूज अब तक मैंने दिए हैं, पहला सवाल है जो आपने पूछा इस तरह से, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल किया। रेडियो की जो मेरी औपचारिक शुरुआत है वो प्रधानमंत्री का विशेष कार्यक्रम मन की बात, आकाशवाणी का ही, तो यहाँ से मेरा पत्रकारिता का कैरियर ही शुरू होता है। इससे पहले रेडियो विधा में जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। वही मेरे रेडियो के पहले गुरु हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र चुग जी, आकाशवाणी के बहुत वेटरन न्यूज रीडर रहे हैं। जब मैं आईएमसी में था तो वो हेड ऑफ प्रोग्रामिंग थे, तो उन्हीं की पाठशाला में मैंने सीखा, और मैं अपने आप को इतना खुशनसीब पाता हूँ कि इतने अनुशासित तरीके से उन्होंने हमें रेडियो सिखाया है, और इतना कठिन हर एक पड़ाव हमारे लिए दिया, हर एक कदम पे उनके अनुशासन रहा है। तो दूर से देखने में लगता है कि वो बहुत तीखे ट्रेनर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर रहे हैं, कि हर कोई उनके साथ नहीं कर सकता। सर के साथ टेबल में लाइव प्रोग्राम में बैठना अपने आप में उपलब्धि की तरह है। हर रोज हमारे लिए एक बोर्ड एग्जाम होता था, तो उनसे हमने सीखा, और पहली मर्तबा हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान में ही एक रेडियो प्ले हमने प्रोड्यूस कर लिया था। उनसे सीख करके फिर मैं आकाशवाणी आया। यहाँ उनकी सीखी हुई चीजों को, बातों को और प्रोडक्शन सारा उपयोग हुआ, और बीइंग ए ब्रॉडकास्टर मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहा अमित जी। और इससे फिर जब आप आगे बढ़े, कह लीजिए कि समानांतर रूप से ही आप और काम भी कर रहे थे, तो जो दूसरी विधा थी, जो प्रिंट पत्रकारिता की विधा थी जी, और फिर उसी से जुड़ा जब आप लेखकीय क्षेत्र में जब आप आए, प्रिंट में, मतलब आपने जब किताबें लिखी, तो उस तरफ जाना कैसे हुआ? ऐसा क्यों लगा कि रेडियो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको कोई और माध्यम भी तलाशना है? केवल एक रोजगार से जुड़ा फैसला था, या एक भावनात्मक कुछ ऐसा था, या वैचारिक आपको संतुष्टि अभी नहीं थी, या आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे? क्या लगा आपको, कैसे आप उस तरफ गए? ये आखिरी वाली जो बात है आपकी, यही एक बात है। और रेडियो मैंने कभी नहीं छोड़ा, रेडियो से मैं निरंतर जुड़ा रहा। मैं लखनऊ में था, और तब भी यहाँ पे मैंने कई सारे रेडियो फीचर्स लिखे हैं, और मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। तो मैं कभी भी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया से कभी परे नहीं हुआ। रही बात लेखन की ओर जाने की, तो जो आपने आखिरी बात कही कि कंप्लीट न महसूस होना, तो लिखता तो था, मैं आर्टिकल्स लिखता था। तो आर्टिकल मैं 17 ईयर्स ओल्ड, तो जब मैं था तब से ही मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। और बीइंग अ कॉलमिस्ट, स्तंभकार के तौर पे, जो आपने शुरू में परिचय में कहा, तो बहुत सारे प्रतिमान भी हैं। तो अखबारों में, पत्रिकाओं में, दैनिक जो अखबार हैं, तो इन सब में समय समय पे मैं कॉलम्स लिखता रहा। मैगजीन्स तो बहुत सारी रही। पर्टिकुलर बुक की जो बात है, तो वो एक ब्लिंक था, एक क्लिक था। मैं 2017 की बात है, 16-17 जो इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश का, तो उसको मैं कवर करने के लिए वहां पे था। आफ्टर इलेक्शन मुझे वापस दिल्ली आना था, तो घर हमारा फतेहपुर है लखनऊ से, तो घर का एक टच था। वहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी का पैतृक है, पत्रकार शिरोमणि हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो उनके साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस थी थोड़ा सा, कि उनके पहचान के साथ लोग या तो उनको इलाहाबाद का समझते थे या कानपुर का समझते थे। अच्छा। फतेहपुर के वो थे, और फतेहपुर के साथ इतना ज्यादा गहरा इतिहास बोध उनके साथ जुड़ा हुआ है, इतनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कि डिस्कोर्स में नहीं थी। हमारे अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही लोग, बहुत कम इंटेलेक्चुअल्स थे जो जानते थे। जन सामान्य में तो लोग जानते भी नहीं थे कि ये फतेहपुर के हैं। तो वो एक गैप मुझे लगा, रिसर्च गैप। जब तक आपके पास गैप नहीं होगा, आप नई रिसर्च नहीं ला पाएंगे। तो एक रिसर्च गैप मुझे था, और एक भावनात्मक लगाव, जाहिर सी बात है कि है, हमारे घर से 8-10 किलोमीटर है। तो इस चीज का भी एक गर्व था कि हम ऐसे पत्रकार शिरोमणि की भूमि में हैं, पेशे से हम भी पत्रकार हैं। तो एक बिरादरी वाला भी हो गया कि भाई वो भी पत्रकार, हम भी पत्रकार। तो उनकी चीजों को प्रकाश में लाना, उनकी जो हत्या हुई बहुत षड्यंत्र करके, तो उसकी ग्राउंड पे हमने जाकर के काम किया। तो इस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी पर जम के काम किया। तो पता चला कि तीसरी जेल यात्रा जो उनके जीवन की सबसे टर्निंग जेल यात्रा है, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने संभाषण किया था एक सभा में, तो उसमें उनको जेल हो गई। तो इतनी प्रमुख घटनाएं वहां पर हैं, और वो सब चीजें बड़ी अछूती रहीं। उनको मैंने असेंबल किया और एक किताब के शक्ल में दिया, और उसको प्रकाशित करवाया। तो मेरे लिए वो एक अनुभव बहुत अच्छा था कि कई सारे प्रकाशकों ने हमें ये भी कहा कि ये तो एक जिले की किताब है। तो जिले की किताब को हम
नहीं छापेंगे, तो वो सब अनुभव रहे। लेकिन मेरी पहली किताब थी और हम जिसको कहते हैं कि इंटेंशनली राइटर नहीं हुए, हम कंडीशनली हुए। कोई ऐसा नहीं था कि कोई लेखक बनना था, ऐसा है एक कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि जी हमें अपने आप को अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आप जी हमने बहुत नैसर्गिक तरीके से काम किया। तो कोई मन में कुछ किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा तो थी नहीं, संघर्ष था कि हाँ भाई किताब है, ये चीजें हमारा एक उद्यम था कि सफल हो। तो वो हमने किया और लोगों ने उसको बहुत सराहा। जो भी बौद्धिक लोग हैं उन्होंने बहुत एडमायर किया, तमाम लोगों ने सराहा, क्रिटिक्स उसके बहुत अच्छे रहे। तो फिर वो हिंदी भाषी प्रदेशों में उसको बहुत पसंद किया गया। दिवंगत भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उसका विमोचन किया था। IGNCA के मौजूदा चेयरमैन साहब पद्मश्री राम बहादुर राय जी, उन्होंने उसका कवर लॉन्च किया था। फिर उसपे बहुत सारे आर्टिकल निवेदिता जी लिखे गए। तो इस तरह से उस किताब ने एक लेखक के तौर पे एक बड़ी पहचान दी थी। हाँ। जी, क्योंकि काम ऐसा था, वो रिसर्च बेस्ड फैक्ट बेस्ड जब काम होता है और वो भी ऐसे अछूते पहलुओं के ऊपर, तो निश्चित तौर पर ये पाठकों के बीच में तो कम से कम ऐसी पुस्तकें स्थापित होती हैं। एक सवाल ये है आपसे अमित जी कि अलग अलग विधाओं में काम करते हुए कोई एक ऐसी विधा होती है जो सबसे ज्यादा मन के करीब होती है जी, जिसमें आत्मसंतुष्टि सबसे ज्यादा होती है। जी जी जी। तो वो विधा आपके लिए कौन सी है? आत्मसंतुष्टि, इसमें दो विभेद लेकर के मैं चलता हूँ कि जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो जिसमें शिल्प हमें गढ़ना होता है, तो उसमें तो एक प्रोजेक्ट की तरह चीजों को हम लेते हैं और उसमें भी बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो एक आत्मन होता है तो वो जो हमारा साक्षात्कार हमसे ही करा देता है, वो पद्य की विधा है। पद्य, कविता, कविताओं की, क्योंकि वो अचानक से आती हैं। कविता मैंने कोई लिखी नहीं, लिख गई हैं। जैसे फीचर लिखना होता है तो प्रोड्यूसर हमें बताते हैं कि भाई ये फीचर है, ऐसा है, तो प्रोजेक्ट है तो हम करते हैं, तो उसकी एक अपनी संतुष्टि है, हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई चीज सक्सेस होती है। कविताएं हम कभी लिखने नहीं बैठते, कविताएं इंट्यूशन आती हैं, चीजें आती हैं, वो हो जाती हैं। तो जब हम उसमें निमित्त खुद को पाते हैं कि अच्छा ये कविता तो आकाश में थी, ये शब्द, ये भाव, ये चीजें तो आकाश में थी, ये प्रकाश में आई, धरती में अगर ये साकार शब्द स्वरूप में आई, तो मैंने तो लिखी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। एक शक्ति है, प्रकृति है जो काम कर रही है, जो कहती है जी आप ये लिखो। तो मुझे लगता है कविता लिखना जब बहुत गहराई से लोग समझेंगे और होश में, तो ये मैं इसे एक चमत्कार की तरह देखता हूँ। अच्छा। कोई अगर इंटेंशनली ये ना कहे कि मैं कविता लिखने जा रहा हूँ, उसमें कोई अनायास शिल्प ना गढ़े जाए, तो जो भाव आते हैं आकाश तत्व के, जो शब्द रूप में परिणति होती है, वो अपने आप में एक शक्ति का प्राकट्य है और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मुझे भी वो निमित्त होने का सुख मिला है। तो कई सारी कविताएं मैंने लिखी हैं, तो जब कविताएं निकल के आती हैं तो अपने आप से साक्षात्कार होता है, तब एक वाव फैक्टर होता है, तो वो एक्सट्रीम लेवल का सुख होता है। अब जब कविताओं का जिक्र आ गया है तो चलते चलते अमित जी एक छोटी सी कविता आप हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं 18 अगस्त 2022 को मैं प्रयाग में था और 14वीं थी सावन जिस दिन लगता है, तो मैं छत पे गया। प्रकृति जो किसी चीज का निर्माण कर दे, वो एक पावर, तो उस पावर में बहुत अलग शक्ति है। तो शाम मुझे सूरज देखने की आदत है, उगता हुआ और डूबता हुआ दोनों। तो उस समय मैं कुछ भी करना पसंद नहीं करता, तो एक आदत में है, तो उस आदत के साथ मैं शाम को छत पे था। देखा कि बादलों का एक इतना सुंदर बिंब बना है कि आकाश में जैसे हमने पर्वत देखे हैं कहीं, तो आप पर्वत देखिए तो पर्वत कैसे दिखते हैं हमें जब हम पर्वतीय इलाकों में जाते हैं। तो मैदानी भाग है इलाहाबाद, वहां मैंने बादलों को पर्वत स्वरूप में देखा, बहुत भव्य, तो कोई विशेष दर्शन की तरह था। तो वो मैंने देखा। मेरा एक साथी था पवनेश, उनसे मैंने कलम और पेपर मंगाया और वहीं मैंने उन बिंबों को देखते हुए एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुना सकता हूँ अभी। 14वीं की सांझ काली, संग साक्षी पीहू आली, क्या गजब श्रृंगार करके आ खड़े हैं मेघ देखो, हाय देखो उनके श्री से आसमां पे कृष्ण लाली, आसमां पे कृष्ण लाली। ये जो सावन रुक गया है, रुक गए हैं शिव के नंदी, गिर बने बादल खड़े हैं, उनके पीछे अर्क बंदी, दृश्य गोचर जो बना है, वो अगोचर अनजना है, हाय पर्वत है लुभाता, मेघों का जो तन तना है, मानो उनकी ओट लेकर मित्र वर मुंह धो रहे हैं, सांझ माता हक बकाती थार नूतन सज रहे हैं, वासुकी वायव्य गिर पर
जा खड़े हैं तन तनाते, ज्येष्ठ श्री नैऋत्य के गण, मंजरियां लहराते। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अतिथि के आज के इस अंक में आपने बातचीत सुनी अमित राजपूत के साथ। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।